सबसे पहले बात करते हैं किरोड़ी लाल मीणा की। दरअसल उनके इस स्टेटमेंट को लेकर सबकी नजरें थी, जो कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के नोटिस का जवाब दे दिया है। जयपुर में पत्रकारों से बात करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी गलती भी स्वीकार की और अनुशासनहीनता के आरोप में भेजे गए नोटिस का जवाब भी दिया है। किरोड़ी फिर बोले, दिल के राज खोले, नोटिस का दिया जवाब, गलती स्वीकारी, पार्टी से नाराजगी को किया खारिज। कई दिन शांत रहने के बाद कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर बेबाकी से बोलते नजर आए। मीडिया के एक एक सवाल का उसी अंदाज में जवाब दिया जैसी उनकी शैली है। बीजेपी ने जब से उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस थमाया, तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि किरोड़ी लाल क्या जवाब देंगे। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं बताया कि नोटिस का क्या जवाब उनकी तरफ से दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए खुद को पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता बताया। सब जानते हैं मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तभी मेरे को टिकट मिला है, तभी मैं एमएलए बना हूँ, तभी मैं मंत्री बना हूँ। कोई और दल के व्यक्ति को तो मंत्री बना नहीं सकते। आपने कहा कि अनुशासित कार्यकर्ता हूँ मैं। देखो, आप लोगों ने कहा कि इधर चलो तो यहाँ आ गया, अनुशासित नहीं हो गया। फोन टैपिंग के किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा था। सदन के अंदर और बाहर हर तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर था। ऐसे में पार्टी ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को किरोड़ी लाल मीणा से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा था, जिसका जवाब मेल के जरिए किरोड़ी लाल मीणा ने दे दिया। किरोड़ी लाल का कहना है कि अनुशासनहीनता पर कार्रवाई का अधिकार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के पास है। उन्होंने पार्टी से किसी भी तरह की नाराजगी से भी इनकार किया। वो नाराजगी मेरी नहीं थी, जो मेरे से गलती हुई वो आपने नोटिस में पढ़ ली है, उसका जवाब दे दिया। प्रदेश अध्यक्ष जी का जो शो कॉज नोटिस है, उसमें जो मैंने गलती की है वो दर्शाई हुई है, तो वो गलती हुई थी, उसका मैंने जवाब दे दिया। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा से गैर मौजूद रहने और पूर्व सरकार पर एनकाउंटर कराने जैसी गंभीर आरोप लगाते भी नजर आए। आपकी वो तो बीमार हूँ ना मैं, इसलिए। अच्छा, ये तो यहाँ राजवर्धन जी के पिताजी गुजर गए, उतना बीमार नहीं हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता, लेकिन मेरा इलाज चल रहा है, ये सच्चाई है। बात सही है जो गोपाल जी ने कहा था। उस राज्य में इनकाउंटर के आदेश 2 एमएलए जो ज्यादा आंदोलन करते थे जनता के मुद्दों को लेकर, हरीश जी शर्मा जो खानपुर से थे और मैं उस समय महुआ से था, तो उस समय के मुख्यमंत्री ने, सरकार ने, क्योंकि मैं, आपको पता होगा, 1.5 महीने तक सिविल लाइन को घेरे बैठा रहा था 5000 मजदूरों को लेकर, तो उन्होंने ऐसा कहा था। किरोड़ी लाल मीणा फोन टैपिंग के मुद्दे पर अपनी गलती मान चुके हैं, लेकिन विपक्ष अब भी फोन टैपिंग को गंभीर मुद्दा मान रहा है। वहीं पूर्व सरकार पर एनकाउंटर कराने के आरोप पर सचिन पायलट ने किरोड़ी को जवाब दिया। पूरा प्रदेश और पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो आपकी सरकार के मंत्री हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ उनका फोन टैप हो रहा है और सरकार के पास जवाब कोई नहीं है। आरोप लगाना कि हत्या की साजिश कभी की गई थी, मैं जो उन्होंने कहा उसका मैं खंडन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की बातें ना बोले। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के वक्त पर दिए गए अलग अलग बयान सरकार की फजीहत की वजह बन रहे थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान जयपुर में अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगा दिए। बहरहाल गलती मानकर ही सही, किरोड़ी लाल मीणा ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। अब देखना ये होगा कि उनके बयान को आधार बनाकर सरकार को घेरने वाले विपक्ष का अगला कदम क्या होता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। इसी मामले को लेकर सचिन पायलट का भी बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सचिन पायलट ने सरकार पर हमला बोला है। फोन टैपिंग को लेकर सरकार पर निशाना साधा, कहा फोन टैपिंग की जांच होनी चाहिए, हर गलती सजा मांगती है, किरोड़ी के पास सबूत है तो खुलासा करना चाहिए, किसी सरकार को निजता हनन का अधिकार नहीं, सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि उनके फोन टैप हो रहे हैं,
हालांकि इस मामले पर उन्होंने माफी मांग ली और कहा कि गलती हुई है। उन्होंने नोटिस का जवाब भी दिया जो कि पार्टी की तरफ से उन्हें थमाया गया था, लेकिन बावजूद इसके ये मामला शांत नहीं हो रहा। विपक्ष इसी मामले को लगातार उठाते हुए सरकार को घेर रहा है और अब सचिन पायलट ने भी कहा कि फोन टैपिंग की जांच होनी चाहिए। सरकार के एक मंत्री हैं जिन्होंने आरोप लगाया, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से आरोप लगाया कि उनका फोन टैप हो रहा है। किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी पर हनन करना कोई सरकार नहीं कर सकती है, कोई भी नागरिक हो। और जब वो नागरिक शपथ लिया हुआ सरकार का एक मंत्री हो और पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल रहे हो और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है। सरकार का मंत्री सरकार का नुमाइंदा है, तो एक तरह से सरकार खुद बोल रही है और वो खुद कह रहे हैं कि मेरा फोन टैप हुआ। उन पर उनका दल एक कार्रवाई करता है, वो उनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, उस संगठन में वो किसको नोटिस देते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, ये उनका निजी मामला है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन पब्लिक लाइफ में सरकार के एक मंत्री जो आज भी मंत्री हैं, वो एक क्लेम करते हैं और कहते प्रमाण मेरे पास है, और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। सदन के अंदर सरकार को जवाब देना चाहिए। पूरा प्रदेश और पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो आपकी सरकार के मंत्री हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ उनका फोन टैप हो रहा है और सरकार के पास जवाब कोई नहीं है। सिर्फ उनका संगठन कार्रवाई करके जवाब पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला गया। और वहीं इसी मामले पर सचिन पायलट के जवाब पर जवाहर सिंह बेढम का भी पलटवार सामने आया। कांग्रेस के बयानवीर नेता बंद करें ओछी राजनीति, कह रहे हैं बेढम। बीजेपी सरकार में किसी का कोई फोन टैप नहीं हुआ। एक साल के सुशासन से कांग्रेस घबरा गई है। किरोड़ी लाल मीणा का कोई फोन टैप नहीं हुआ है, ये दावा किया जा रहा है बेढम की तरफ से। और साथ ही सचिन पायलट पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि सचिन पायलट शायद भूल चुके हैं कि कांग्रेस राज में विधायक होटल में बंद रहे थे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सचिन पायलट को अपमानित करने का काम भी किया। लंबे समय से मैं खुद भी कहता आया हूं और लोग भी कहते हैं कि आरपीएससी का जो गठन है, जो चयन प्रक्रिया है, जो कार्यप्रणाली है, जो जवाबदेही है, जो पारदर्शिता है, वो पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। अब जब हाईकोर्ट खुद ये कह रहा है कि आरपीएससी गूंगी बहरी बैठी है, तो मुझे लगता है कि सरकार के पास अब कोई कारण बचा नहीं है। और अब बात लाल डायरी की करते हैं। लाल डायरी के मुद्दे पर राजस्थान की सियासत में भूचाल लाने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। टोंक में राजेंद्र गुड़ा ने एक बार फिर लाल डायरी का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दे दिया। गुड़ा का कहना था कि उन्होंने तो लाल डायरी प्रधानमंत्री और अमित शाह को दे दी है। गुड़ा ने आरोप लगाया कि सब मिले हुए हैं। लाल डायरी पर फिर बोले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा। केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर बोला सीधा हमला। ये प्रधानमंत्री से पूछना, अमित शाह जी से पूछना कि बार बार लाल डायरी पे जमा तो उनको दे दी, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में लाल डायरी के चलते सुर्खियों में आने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा एक बार फिर चर्चा में है। टोंक में एक बार फिर लाल डायरी पर दिया उनका बयान सियासत के केंद्र में है। टोंक में राजेंद्र गुड़ा गए तो थे जेल में बंद नरेश मीणा से मुलाकात करने। मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन इस दौरान वो पत्रकारों के सवाल के जवाब देते दिखे। जब उनसे लाल डायरी को लेकर सवाल किया गया तो उसके जवाब ने एक बार फिर सियासत को सुलगा दिया। ये प्रधानमंत्री से पूछना, अमित शाह जी से पूछना कि बार बार लाल डायरी पे जमा तो उनको दे दी, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। मिले हुए हैं सारे। कुछ महीने पहले जहां लाल डायरी के मसले पर राजेंद्र गुड़ा के निशाने पर गहलोत सरकार थी, वहीं टोंक में उन्होंने पीएम और गृह मंत्री पर नाम लेकर हमला किया। इतना ही नहीं, मिली भगत का आरोप भी जड़ दिया। अब हमला सत्ता पक्ष पर हो रहा था तो जवाब भी आया। राजेंद्र गुड़ा के आरोप पर जवाब दिया बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा ने। राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं
जो अनर्गल बयानों से और उलझुल हरकतों से जिंदा रहना चाहते हैं। ऐसे कुछ नेता राजस्थान में भी पाए जाते हैं। मुझे अच्छे से ध्यान में है, इसी लाल डायरी के नाम पे चुनाव से पहले खूब माहौल बनाया गया और इसी लाल डायरी के नाम पे गुड्डा जी को कांग्रेस के नेताओं द्वारा विधानसभा में सदन के अंदर मरम्मत की गई और अब फिर से गुड्डा जी केवल लाल डायरी के नाम पे जिंदा रहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने वास्तव में को लाल डायरी उनके पास में है और अगर उन्होंने किसी सक्षम नेता अधिकारी को दी होती तब तक उस पर कार्रवाई हो जाती। पंकज मीणा राजेंद्र गुड़ा पर जहां लाल डायरी के भरोसे राजनीति में जिंदा रहने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते नजर आई। कांग्रेस का साफ कहना है कि लाल डायरी का कोई मुद्दा था ही नहीं, ये बीजेपी की सोची समझी राजनीतिक साजिश थी। राजस्थान में विधानसभा आम चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खासकर शीर्ष नेतृत्व ने लाल डायरी नामक एक मुद्दा इजाद किया था और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए पूरे राजनीतिक दाव पे चले थे, जबकि सबको पता था कि लाल डायरी में कुछ भी नहीं है। और लाल डायरी जो मुद्दा बनाया गया, उस मुद्दे के तथ्यों को आज भाजपा जनता के सामने क्यों नहीं रखती है? क्यों आज भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम वो नेता जो लाल डायरी लेकर के घूम रहे थे, वो बताते क्यों नहीं है कि उस लाल डायरी में क्या था? क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनावों में केवल राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए लाल डायरी लाई थी। इसके अतिरिक्त लाल डायरी में कुछ नहीं है। लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के खिलाफ क्या सबूत थे, ये सवाल अब भी बना हुआ है। सत्ता पक्ष जहां राजेंद्र गुड़ा पर लाल डायरी के बहाने सियासत में बने रहने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जो पशुपेश चल रहा है वो खत्म ही नहीं हुआ। प्रदेश में भर्ती परीक्षा कराने वाली सबसे बड़ी संस्था आरपीएससी की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार भले ही एसआई परीक्षा रद्द करने से इनकार कर चुकी हो, लेकिन हाईकोर्ट के रुख ने पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया है। कोर्ट ने एक तरफ सरकार पर सख्त टिप्पणी की है, तो वहीं आरपीएससी चेयरमैन को भी जमकर फटकार लगाई। ऐसे में सियासी बयानबाजी और सवालों का दौर शुरू हो गया है। आरपीएससी पर सियासी बयानबाजी तेज। किरोड़ी लाल मीणा बोले, भंग नहीं होगी आरपीएससी। सचिन पायलट की मांग, आरपीएससी पर सही कदम उठाए सरकार। मंगलवार को एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में जिस तरह का सख्त रुख राजस्थान हाईकोर्ट ने दिखाया, उसके बाद आरपीएससी भी सवालों के घेरे में है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एसआई भर्ती पेपर परीक्षा रद्द करने की मांग प्रमुखता से उठाने वाले राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी आरपीएससी की साख पर सवाल खड़े किए हैं। मंत्री किरोड़ी का मानना है कि आरपीएससी को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। जो गलती की है, आप 5-6 साल से देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उसको भंग तो नहीं कर सकते। एक बार पायलट साहब ने बात उठाई थी उसको भंग किया जाए, लेकिन उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द आरपीएससी वो होनी चाहिए। आरपीएससी संवैधानिक संस्था है, इसे भंग करना आसान नहीं। विधेयक लाकर बदलाव किया जा सकता है। सरकार आरपीएससी में सदस्यों की संख्या चयन का आधार तय कर सकती है। राजनीतिक नियुक्तियों की बजाय योग्यता तय की जा सकती है। योग्य सदस्यों की नियुक्ति से आरपीएससी में सुधार हो सकता है। मंगलवार को हाईकोर्ट में आरपीएससी को आयोग के सदस्य के पेपर लीक में शामिल होने के बावजूद एफआईआर दर्ज न करने पर फटकार लगाई थी। ऐसे में विपक्ष भी सरकार से इस मामले में सही कदम उठाने की बात कह रहा है। सरकार को मुझे लगता है बिना समय जाहिर करे इमीडिएटली इसमें मूल चूक परिवर्तन करना पड़ेगा और करना चाहिए। सब चीजों में जो मेंबर सिलेक्ट होते हैं, कौन करता है, कैसे करता है, कोई मापदंड हो, कोई क्राइटेरिया हो। सिर्फ लोगों को संतुष्ट करने के लिए वर्ग, जाति, समाज और प्रांत के अलग अलग लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए हम नियुक्तियां करेंगे तो वो गुणवत्ता में बहुत कॉम्प्रोमाइज हम लोग करते हैं। जब चोरियां पकड़ी जा रही हैं, रंगे हाथ लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, फिर भी आरपीएससी को अभी तक सरकार ने कोई भी बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं।
और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए स्टेटमेंट दे रही है। और कल का जो स्टेटमेंट हाईकोर्ट का आया है उसके बाद तो मैं समझता हूं कोई कारण नहीं रहा कि सरकार इस पर कार्रवाई ना करे। पेपर लीक पर बवाल के बीच अब आरपीएससी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि कब होगा आरपीएससी में बदलाव और कैसे लौटेगी आरपीएससी की साख। आइए अब आपको बताते हैं कि आरपीएससी है क्या और इसकी स्थापना कब की गई। आरपीएससी सरकारी निकाय है, संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग 1949 प्रभाव में आया था। सरकारी भर्तियों के लिए आवेदकों का चयन करता है। आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक रहते हैं। कार्यप्रणाली आरपीएससी नियम और शर्तें 1963 के मुताबिक तय होती हैं। आधे सदस्यों को कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। कैलाश चंद मीणा आरपीएससी के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। इस बार पेपर लीक होने के चलते आरपीएससी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे आरओ-ईओ परीक्षा 2023 पेपर लीक के कारण रद्द हुए। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक, हाईकोर्ट में मामला लंबित। सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 का पेपर लीक। बार बार होते पेपर लीक और उसमें आरपीएससी सदस्यों की मिली भगत ने सबसे बड़ी संस्था की साख पर बट्टा लगाया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पेपर लीक के मुद्दे पर हाईकोर्ट क्या फैसला देता है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में घनघोर लापरवाही बरतने वाले आरपीएससी के लिए क्या निर्देश दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक केस में हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई चली। ये सुनवाई कल भी लंच के बाद शुरू होगी। ये सुनवाई जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने की है और सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाअधिवक्ता विज्ञान शाह ने पैरवी की है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता सफल नहीं हुए, इसीलिए वो रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से आरपी सिंह और हरे नील ने पैरवी करते हुए कहा कि ईओ और आरओ भर्ती परीक्षा मामले में गड़बड़ी के कारण उसे रद्द कर दिया गया, तो इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया गया। सुनवाई लगातार चल रही है, आज भी निरंतर चल रही थी। आज पिटिशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट मिस्टर आरपी सिंह ने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, कुछ जजमेंट्स भी उन्होंने रेफर किए हैं कोर्ट को। अब हम रेस्पोंडेंट्स की तरफ से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। Some points were raised by Mr. R.N. Mathur, senior advocate, and after that, state has started raising objections regarding certain points like locus standi, like obtaining the documents, and also regarding one of the petitioner whether posted in SOG or not. So whether there is a direct connection or nexus with it or not, it will be further continued as an argument. क्योंकि 13 अगस्त 2024 को ही ये पिटीशन फाइल हुई है कोर्ट में और 13 अगस्त 2024 को ही एसआईटी की रिपोर्ट जारी हुई है। आज जो हमारी कल की बहस थी उसके कंटिन्यूएशन में हमारी बहस हुई। हमारे द्वारा कहा गया कि तीनों पारियों के पेपर 13, 14 और 15 सितंबर 2021 तीनों पारियों के पेपर एक संयोजित तरीके से और एक गैंग द्वारा जिसका जगदीश विश्नोई संचालित करता था उसके द्वारा उसका लीक करा गया। वह पेपर कालेर गैंग के पास भी पहुंचा एवं पूरे राजस्थान में उसका प्रचार हुआ, पेपर पहुंचा एवं बहुत से अभ्यर्थियों को ये पेपर पढ़ाया गया। इसके साथ ही साथ हमारा ये कहना था कि काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके जो रिलेटिव्स हैं वो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, तो इस मास चीटिंग के कारण कई जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं उनके जो माता पिता हैं जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं या तो तस्कर चोर हैं, उनका भी इसमें चयन हो गया है और ये पुलिस की सेवा देंगे। तो ये एक बहुत ही सोचने वाला इशू है। और अब बात अजमेर की करते हैं, जो कि कई तरीके के नए बदलाव वहां पर देखने को मिल रहे हैं। दरअसल 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह रख दिया गया है। तो वहीं प्रसिद्ध फायर सागर झील का नाम भी बदलकर अब वरुण सागर झील कर दिया गया है। ये पहल विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवयानी ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुलामी के प्रतीकों को हटाने की अपील पर यह कदम उठाया गया है। अजमेर में अन्य ऐतिहासिक स्थलों के भी नाम बदले जा रहे हैं।
अजमेर में एक और गुलामी के प्रतीक से मुक्ति। किंग एडवर्ड मेमोरियल का बदला नाम। देवनानी बोले गुलामी के प्रतीकों के नाम बदलेंगे। राजस्थान को 113 साल बाद गुलामी के एक प्रतीक से आजादी मिली है। गुलामी का ये प्रतीक अजमेर में था। यहाँ किंग एडवर्ड सप्तम मेमोरियल का भवन 1912 से 1913 में बनाया गया था। 1975 से ये रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में संचालित हो रहा है। 3 सितंबर 2014 को इसे पूरा स्मारक घोषित किया गया था। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर का इतिहास और संस्कृति गौरवशाली रही है और इसे दोबारा स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार आगे भी इसी दिशा में काम करेगी। लगभग 113 वर्ष पुरानी यह किंग एडवर्ड मेमोरियल, जो किंगों को गए हुए बहुत साल हो गए, और एस के मेमोरियल की जगह पहली बार भी मैंने आग्रह किया था कि उस प्रतीक को मैं हटाऊंगा, और आज उसका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से इसका विश्रांति गृह रखा गया है। दरअसल स्पीकर वासुदेव देवनानी ने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया है। सहकारिता विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। बुधवार को नगर निगम ने भी फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया। 132 वर्ष पहले एक इंजीनियर फाई नाम ने इस फाई सागर का निर्माण किया था। उसके आधार पर इसका नाम फाई सागर चलता रहा, और अब सरकार ने उसका नाम वरुण सागर के नाम पे किया है। वरुण देवता सिंधी समाज का और बाकी सब समाजों का आराध्य देव रहे हैं, और उनके नाम से अब इसका नाम वरुण सागर रहेगा। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि देश को आजाद हुए करीब 77 साल हो चुके हैं। उसके बाद भी कई जगह गुलामी के प्रतीक बने हुए हैं। अजमेर में भी 2 से 3 गुलामी के प्रतीक है। इस बार के चुनाव के मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि इस मैनिफेस्टो के हिसाब से काम करना शुरू किया गया है। लगभग 77 साल के बाद भी अजमेर में कुछ गुलामी के प्रतीक बने हुए थे, जिसके कारण से लग रहा था कि प्रतीक हमारे मन में कहीं न कहीं गुलामी की मानसिकता डेवलप कर रहे हैं। इस दृष्टि से निर्णय किया कि ये नाम परिवर्तन किए जाए। देवनानी ने कहा कि झील के आसपास वरुण सागर की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। झील पर सिंधी समाज चालियों महोत्सव बनता है। इसको देखते हुए वरुण सागर पर एक घाट का निर्माण भी जल्द करवाया जाएगा। यहाँ पे प्रयत्न ये रहेगा कि वरुण देवता की एक बड़ी स्टैचू भी लगाई जाए, और एक इस समाज का एक घाट भी बनाए, जहाँ पे हर चालियों की समाप्ति के बाद ये आकर के पूजन भी करते हैं। दूसरे बीजेपी शासित राज्यों की तरह राजस्थान में भी सरकारी इमारतों और सड़कों का नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पहले भजनलाल सरकार ने अजमेर के होटल का नाम बदला था। यहाँ प्रदेश पर्यटन निगम के होटल खादिम का नाम बदलकर अजय मेरू कर दिया था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटे की रिपोर्ट। और बड़ी खबर अजमेर से ही आ रही है, जहां पर ठेला संचालकों और निगम की टीम के बीच झड़प हो गई है। निगम की ओर से आए कर्मचारियों ने ठेले को पलट डाला और एक महिला बदहवास हो गई। सड़क पर लेट कर छाती पीटती रही। आरोप लगाया गया कि आधे घंटे पहले अधिकारी ठेला हटाने की कहकर गए थे और अचानक आकर कार्रवाई शुरू कर दी। न मौका दिया समझाइश का। ठेलों को 4 ट्रैक्टर में भर कर ले गए। इसमें ठेला संचालकों के गल्ले भी थे, जिनमें दिन भर की कमाई हुई थी। मामला अजमेर के पड़ाव इलाके का है। यहां 3 बजे निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी, तो वहीं अतिक्रमण दस्ते के प्रभारी का कहना है कि ठेला संचालकों ने खुद ही ठेले पलटे और सब्जियां बिखेर दी और बाद में हंगामा शुरू कर दिया। बच्चों का पेट नहीं भरेंगे, तो अजमेर नगर निगम ने पड़ाव बाजार में जाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान व्यापारियों ने ठेले हटाने के नाम पर ठेले पलटकर फल सब्जी सड़क पर फैलाने के आरोप लगाए हैं। हंगामा खड़ा कर दिया गया, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया है।
और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। बड़ी खबर है राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे और एमओयू को धरातल पर उतारने की कोशिश लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर महीने समीक्षा बैठक भी ले रहे हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू की समीक्षा हो रही है। 2 महीने में 1,66,000 करोड़ के एमओयू धरातल पर उतारे गए हैं। ऊर्जा, माइनिंग, यूडीएच, पर्यटन क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है। बैठक में ज्यादातर विभागों के एसीएस, सचिव और अधिकारी शामिल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको राइजिंग राजस्थान से जुड़ी हुई बता रहे हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए और उन्हें धरातल पर उतारने की कोशिशों में लगातार मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। वहीं बड़ी खबर राजस्थान परिवहन निगम से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि रोडवेज संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन में निगम के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। अपनी मांगों पर 18 फरवरी को सभी डिपो पर प्रदर्शन किया जाएगा। फेडरेशन ने रोडवेज प्रबंधन पर हठ धर्मिता का आरोप लगाया है। अक्टूबर 2024 में कर्मचारियों से निगम की वार्ता हुई थी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने 14 बिंदुओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। फेडरेशन का लेकिन आरोप है कि 4 महीने बीत चुके हैं और एक भी बिंदुओं पर काम नहीं हुआ है। इस विरोध में फेडरेशन अब 18 फरवरी को सभी डिपो पर जाकर प्रदर्शन करेगा। फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा ने इस बाबत ये जानकारी दी है। और अगर आप जयपुर में रहते हैं तो एक खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी खबर, ब्लैक फिल्म लगी लग्जरी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। स्टंटबाजी करने वाले युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। ब्लैक फिल्म लगी 6 थार, 2 स्कॉर्पियो और 4 मॉडिफाइड बाइक को जब्त करने का काम पुलिस ने कार्रवाई के दौरान किया। तेज रफ्तार गाड़ियों से स्टंटबाजी करते और वीडियो बनाते थे, इन सभी पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। माकपा नेता मंगेश चौधरी पर दर्ज मुकदमे के खिलाफ माकपा कार्यकर्ताओं ने पीली मंगा थाने का घेराव किया और प्रदर्शन कर सभा भी की। इस दौरान माकपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि फाइनेंस कंपनियां नाजायज ब्याज देती हैं और लोगों की संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, जिसका विरोध किया जाएगा। दरअसल माकपा नेता मंगेश चौधरी पर फाइनेंस कंपनी द्वारा कुर्क मकान का ताला खोलने के आरोप है और इसी मामले में फाइनेंस कंपनी ने मंगेश चौधरी सहित अन्य पर पीली बंगा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। प्रदर्शन में पूर्व विधायक बलवान पुनिया सहित माकपा कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। 11,67,000 शुरू की है। ये कानून की हक की लड़ाई। हम कतई नहीं चाहते कि लोग बैंक करप्ट हो, हम कतई नहीं चाहते कि लोग बैंकों के पैसे खा जाएं, लेकिन रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार आप जिस तरीके से एसबीआई, जिस तरीके से पीएनबी बैंक किसानों की छूट कर देता है, कभी उस तरीके से ड्राई लो करके पैसे भरवाते हैं, वैसे ही पैसे भरवाते हैं। ये क्या सरफेसिया एक्ट के तहत जो एसके फाइनेंस कंपनी ने कार्रवाई की थी, उस किसी ओम प्रकाश वर्मा के घर को कुर्क करवाया था और कुर्क करने के बाद अपने कब्जे में ले लिया था। बेटियों को लेकर समाज में जागृति आई है। अब बेटियों को भी बेटों के समान समझा जाने लगा है, जो देश और समाज के लिए एक अभिनव पहल भी है। ऐसी झुंझुनू में बिसाऊ की कुल्हाड़ियों की ठाड़ी गांव में एक परिवार ने अपनी बेटी को घोड़ी पर बैठाकर बिदौरी निकालकर बेटा और बेटी के भेदभाव को मिटाने का खूबसूरत संदेश दिया है। घोड़ी पर निकाली बेटी की बिंदौरी, बैंड बाजे के साथ झूमता दिखा परिवार। बेटा बेटी एक समान का दिया संदेश। यह नजारा बिंदौरी नाम की एक रस्म का है। इस रस्म में दूल्हे को बाकायदा घोड़ी पर बिठाकर ढोल नगाड़ू के साथ डीजे की धुनों पर नाचते गाते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। लेकिन झुंझुनू में बिसाऊ की कुल्हाड़ियों की ढाणी गांव के एक परिवार ने इस रस्म को थोड़े अलग और अनोखे तरीके से किया है। उन्होंने अपनी बेटी को घोड़ी पर बिठाया। कुल्हाड़ियों की ढाणी गांव के निशा का हर सपना
पूरा करने के लिए परिवार ने उनका हमेशा साथ दिया है। अब जब निशा का सपना था कि वे अपनी शादी में बेटों की तरह घोड़ी पर बैठे, तो उनकी इस ख्वाहिश को भी उनके पिता चंद्रकांत ने पूरा किया। निशा की जब बिंदौरी निकाली तो डीजे की धुन पर परिवार भी खुद को झूमने से नहीं रोक पाया। सभी ने जमकर डांस किया तो घोड़ी पर बैठी निशा ने भी ठुमके लगाए। निशा ने कहा कि बचपन से लेकर आज तक मेरे परिवार ने मेरी हर सपने में न केवल मेरा साथ दिया बल्कि उसे पूरा भी करवाया। उन्होंने मेरी बिंदौरी निकाली और इससे ये संदेश मिलता है कि उन्होंने लड़के और लड़कियों को बिल्कुल बराबर रखा है। और मैं समाज से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने लड़कियों और लड़कों को बिल्कुल इक्वल रखें, ये भेदभाव ना करें कि लड़कियाँ हैं तो वो पराया धन है, किसी और के घर चली जाएंगी। बल्कि मैं यही कहना चाहूँगी आप भी अपनी बेटियों को उतना ही सम्मान दें, उतना ही आदर दें, उतनी ही इक्वलिटी दें जितनी आप अपने लड़कों को देते हैं। इस अनोखी तस्वीर को देखने के बाद लोगों में कौतूहल है, जिसको लेकर समाज और सोशल मीडिया पर इस परिवार की काफी तारीफ हो रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। भीलवाड़ा के पंचमुखी मुक्तिधाम स्थित श्री मसानिया भैरवनाथ मंदिर में 551 किलो लाल मिर्च वाली हवन सामग्री से शतचंडी महायज्ञ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने शतचंडी महायज्ञ में आहुतियां दी और विश्व शांति और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की कामना भी की। यज्ञ की सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये राजस्थान का पहला ऐसा शतचंडी यज्ञ है जो लाल मिर्ची से किया गया है। महायज्ञ के बाद बाबा भैरवनाथ की आरती की गई और प्रसाद वितरण किया गया। डूंगरपुर से 70 किलोमीटर दूर बेड़ेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा पर आदिवासियों का महाकुंभ लगा रहा, जहां हजारों की संख्या में भक्त उमड़ते हुए नजर आए। देश के अलग अलग कोनों से पहुंचकर श्रद्धालुओं ने सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और सोममाही और जाखम के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं दिवंगत परिजनों की अस्थियों का विसर्जन कर देव दर्शन भी किए। माघ पूर्णिमा पर महंत अच्युतानंद महाराज की पालकी यात्रा और शाही स्नान आकर्षण का केंद्र रहा। महंत की पालकी सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम बेड़ेश्वर धाम अबुदर्रा घाट पर पहुंची। हजारों भक्तों के साथ महंत अच्युतानंद महाराज ने अबुदर्रा घाट पर त्रिवेणी संगम में शाही स्नान किया, जहां भक्त इसके साक्षी बने। इस दौरान विराट शंकर डेचा और पूर्व विराट गोपीचंद मीणा ने भी आस्था की डुबकी लगाई है। माघ पूर्णिमा के पावन दिवस पर परंपरागत ये बेड़ेश्वर मेला यहाँ भरा जा रहा है। सभी माँ भक्त घूम करके इसमें आनंद ले रहे हैं। इस शुभ अवसर पर ये माघ महीना जो हरि और हर दोनों देवों की महिमा का पावन महीना है और आज जैसे प्रयागराज में स्नान की महिमा है, वैसे बेड़ेश्वर धाम के अबुदर्रा में भी डुबकी लगाने की